बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, क्या वाकई ये मुमकिन है कि हम अंदर से शांत महसूस करें? क्या हमारी खुशी या दुख सच में बाहरी घटनाओं पर या लोगों पर निर्भर करता है? ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। बिल्कुल। और हमारी आम समझ तो अक्सर यही कहती है कि हाँ, बाहरी हालात ही जिम्मेदार हैं। कुछ अच्छा हुआ तो खुश, बुरा हुआ तो दुखी, सीधा हिसाब। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन आज हमें खास पाठ, एक तरह की शिक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, जो इस आम समझ को चैलेंज करती है। इस पाठ का शीर्षक है, मैं इसकी जगह शांति देख सकता था। अब ये किसी एक किताब या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों पर आधारित है जो आत्म जागरूकता और धारणा बदलने की बात करते हैं, जो कई विचारधाराओं में मिलते हैं। अच्छा, तो ये एक सिद्धांत है। हाँ, और ये इस विचार की पड़ताल करता है कि हम बाहरी दुनिया के सिर्फ असहाय शिकार नहीं हैं। ये दिलचस्प है। मतलब हमारे पास कोई शक्ति है, कोई चुनाव। बिल्कुल। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक चुनाव करने की शक्ति है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अच्छा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है इस पाठ के जो मुख्य विचार हैं, उन्हें बारीकी से समझना। कैसे हमारी धारणाएं, मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, कैसे वही हमारी हकीकत तय करता है। धारणा मतलब जैसे कोई चश्मा? हाँ, बिल्कुल सही। वो चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और स्रोत कहता है कि हम वो चश्मा बदल सकते हैं। और कैसे हम जानबूझकर सचेत रूप से संघर्ष या अशांति के बजाय शांति को चुन सकते हैं। ये एक तरह से हमारे अंदरूनी नजरिए को बदलने का अभ्यास है। चलिए फिर इस विचार की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये विचार बड़ा दिलचस्प है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं कि स्रोत असल में क्या कह रहा है। आमतौर पे हम यही मानते हैं ना, हाँ। कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है। अच्छी घटनाएं हो जाएं, लोग अच्छा बर्ताव करें, सेहत ठीक रहे, या बस किस्मत अच्छी हो। बिल्कुल यही सोचते हैं सब। लेकिन जो शिक्षा या पाठ हमारे पास है, वो कहता है कि ये नजरिया अधूरा है। ये पूरी कहानी नहीं बताता। हाँ, इस पाठ का एक मुख्य तर्क, एक कोर आर्ग्यूमेंट है कि शांति असल में एक आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला? हाँ, मतलब ये बाहर से नहीं आती, ये एक शांत मन से पैदा होती है। और वही शांत मन फिर बाहर की दुनिया को भी शांतिपूर्ण नजरिए से देखता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर अपने मन को ये निर्देश देना ही भूल जाते हैं। कैसा निर्देश? कि वो अपनी धारणा बदले, अपना चश्मा बदले। हम क्या करते हैं? हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने मन के नजरिए को नहीं बदलते। ये बात तो वाकई रुककर सोचने पर मजबूर करती है। मतलब जब मुझे गुस्सा आता है या मैं उदास महसूस करता हूँ या बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ, हाँ। तो वो प्रतिक्रियाएं असल में बाहरी चीजों की मेरी अपनी व्याख्याओं से उपजती हैं। क्या स्रोत यही कहता है? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये प्रतिक्रियाएं हमारी व्याख्याएं हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्याख्याएं जरूरी तौर पर, आप कह सकती हैं, अधूरी धारणा पर आधारित होती हैं। अधूरी धारणा कैसे? हम किसी स्थिति के केवल एक हिस्से को देखते हैं, अक्सर अपने डर, अपनी पुरानी धारणाओं के फिल्टर से देखते हैं, और उसी अधूरे ज्ञान के आधार पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, पूरी तस्वीर देखे बिना। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। ये व्याख्याएं जो अधूरी जानकारी या कह लें कि अधूरे सच पर आधारित हैं, वो हमें शांति से दूर ले जाती हैं। अगर हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, तो हमारी प्रतिक्रिया भी तो उस अधूरी समझ पर ही आधारित होगी ना। बिल्कुल। और वो अक्सर हमें और ज्यादा संघर्ष, गलतफहमी या अशांति की ओर ले जाती है। हाँ। सोचिए ना, अगर आप किसी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो गलती होने की कितनी संभावना है। हमारी धारणाएं भी कुछ ऐसी ही हो सकती हैं। इस पाठ में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। क्या? वो ये कि अतीत की घटनाओं पर अटके रहना या भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करना, ये एक तरह से कल्पना के दायरे में जीना है। कल्पना के दायरे में जीना। हाँ। असलियत, जो वास्तविक है, जो सच है, उसका अनुभव तो सिर्फ अब, इसी वर्तमान क्षण में हो सकता है। निश्चित रूप से। और जब हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, या फिर आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तो हम असल में क्या करते हैं? हम असल में वर्तमान क्षण के नए अनुभवों को, उसकी संभावनाओं को और उसमें छिपी खुशी के मौकों को खुद ही रोक देते हैं। हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते, एक तरह से। कितनी बार ऐसा होता है?
हम किसी पुरानी बहस को मन में दोहराते रहते हैं या आने वाली किसी मीटिंग की चिंता में घंटों बिता देते हैं और इस चक्कर में जो अभी सामने है उसे देख ही नहीं पाते। बिल्कुल, और इससे लगातार एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। किसके बीच? जो अभी सचमुच हो रहा है और जो हम अपने मन में सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसके बीच एक खींचतान। ये वर्तमान क्षण से एक तरह का पलायन है और ये शांति के बजाय तनाव पैदा करता है। स्रोत में एक पंक्ति है जो मुझे बहुत असरदार लगी और शायद हमारे कई श्रोता इससे जुड़ पाएं। बताइए। ज्यादातर समय मैं एक खंडित दुनिया देखता हूं, जहां कुछ भी ज्यादा मायने नहीं रखता। ये वाक्य जैसे हमारे अंदर के उस बिखराव और कभी-कभी महसूस होने वाली निरर्थकता को ही दिखाता है। हाँ, ये उस स्थिति को बखूबी दर्शाता है जब हम शांति की बजाय डर, चिंता और अलगाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई जुड़ाव नहीं, कोई गहरा अर्थ नहीं। और यहीं पर पाठ का लक्ष्य सामने आता है। क्या है लक्ष्य? खुद की और दुनिया की एक नई, ज्यादा एकीकृत धारणा का स्वागत करना। डर के कारण पैदा हुए इस बिखराव की जगह शांति की एकता को देखना। कौन सा वाक्य? मैं इसकी जगह शांति देख सकता था। इसे सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह नहीं देखना है, नहीं, बल्कि एक सक्रिय चुनाव, एक एक्टिव चॉइस के रूप में देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। यह वाक्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, एक टूल है, आप कह सकते हैं। यह हमें हर पल याद दिलाता है कि हमारे सामने हमेशा एक चुनाव होता है। कैसा चुनाव? कि हम स्थिति की व्याख्या संघर्ष के नजरिए से करें या शांति के नजरिए से। और यह चुनाव बाहरी स्थिति को जादुई रूप से बदलने के बारे में उतना नहीं है। तो फिर किस बारे में है? जितना कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण, हमारी धारणा, हमारे देखने के चश्मे को बदलने के बारे में है। लेकिन क्या ये वाकई व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है? जब कोई चीज सच में परेशान करने वाली हो, तब भी क्या ये चुनाव संभव है? ये सवाल तो आएगा मन में। इसे और बेहतर समझने के लिए स्रोत में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण एक 54 साल के व्यक्ति और उसकी 88 साल की मां का है। हाँ, ये बहुत ही भरोसेमंद रिलेटेबल उदाहरण है। वो व्यक्ति बताता है कि वो अक्सर अपनी मां को खुश करने या उन स्थितियों को बदलने की कोशिश में लगा रहता था जिनसे उसकी मां दुखी या परेशान होती थी। वो उनकी समस्याओं को ठीक करना चाहता था। और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाता था तो खुद बेचैन हो जाता था, निराश और कभी-कभी गुस्से में भी आ जाता था। हाँ। उसकी प्रवृत्ति अपनी मां को मांग करने वाली, शिकायत करने वाली या कभी-कभी जानबूझकर उसे परेशान करने वाली समझने की बन गई थी। जबकि शायद, जैसा उसने बाद में महसूस किया, उसकी मां बस अपनी जरूरतें बता रही थीं या अपने उम्र और स्वास्थ्य की सीमाओं के कारण मदद मांग रही थीं। लेकिन उसकी अपनी व्याख्या ने स्थिति को एक संघर्ष बना दिया था। हाँ, वो इस कश्मकश में फंसा हुआ महसूस करता था। लेकिन फिर उसने इस पाठ के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया। ये बदलाव करना आसान तो नहीं रहा होगा, अपनी आदत की सोच को बदलना। बिल्कुल आसान नहीं था। इसमें सचेत प्रयास लगा, अभ्यास लगा। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि उसकी शांति की कमी के लिए उसकी मां जिम्मेदार नहीं थी। तो कौन था? बल्कि वो खुद था। अपनी प्रतिक्रियाओं के कारण, अपनी उम्मीदों और अपनी धारणाओं के कारण उसने समझा कि वो अपनी मां को बदलने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसके कि वो अपनी प्रतिक्रिया बदले। तो उसने असल में किया क्या? प्रैक्टिस कैसे की? उसने पाठ के वाक्य मैं इसकी जगह शांति देख सकता था का अभ्यास करना शुरू किया। जब भी उसे अपनी मां के व्यवहार से निराशा या गुस्सा महसूस होता, वो रुकता और खुद को याद दिलाता कि वो इस स्थिति को अलग तरह से देखने का चुनाव कर सकता था। इसके जरिए उसने अपनी मां को बदलने की इच्छा धीरे धीरे छोड़ी और उन्हें वैसे ही स्वीकार करने का फैसला किया जैसी वो थीं, उनकी ताकतों और कमजोरियों के साथ। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या बाहरी स्थिति बदली? मां बदल गई? बाहरी स्थिति शायद बहुत ज्यादा नहीं बदली, मां वैसी ही रही, लेकिन उसका आंतरिक अनुभव पूरी तरह बदल गया। अच्छा। नतीजा बहुत गहरा था। इस बदली हुई धारणा से उसे अपनी मां के प्रति आलोचना के बजाय करुणा महसूस होने लगी। उसे उन दोनों के बीच मौजूद प्रेम और जुड़ाव दिखाई देने लगा, जो पहले उसकी निराशा के नीचे दब गया था। वाह। और उसने ये भी पहचाना कि उसकी मां असल में उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक रही हैं, जो उसे धैर्य, स्वीकृति और बिना शर्त प्रेम सीखने में मदद कर रही थीं। ये सब बाहरी स्थिति बदले बिना हुआ, सिर्फ आंतरिक नजरिए के बदलाव से। ये वाकई रिश्तों पर धारणा के असर का एक शक्तिशाली उदाहरण है।
ये दिखाता है कि कैसे शांति का चुनाव करने से हमारे सबसे करीबी रिश्तों का अनुभव भी बदल सकता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि यही सिद्धांत तब कैसे लागू होता है जब चुनौती बाहरी रिश्ते की नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर की हो, जैसे बीमारी की स्थिति में। स्रोत में इसका भी एक उदाहरण है। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक कष्ट या बीमारी का अनुभव हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी करते ही हैं। स्रोत बताता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी आम प्रवृत्ति क्या होती है? क्या होती है? हम शिकायत करते हैं, हम खुद पर तरस खाते हैं, हमारा सारा ध्यान शरीर की तकलीफों, दर्द और बेचैनी पर चला जाता है। हम अक्सर लाचार और निराश महसूस करते हैं। और इस स्थिति में गुस्सा, चिड़चिड़ापन या उदासी जैसी भावनाएं वो हमारी लाचारी और निराशा के भावनाओं को और बढ़ा देती हैं। हम जैसे एक नेगेटिविटी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जहां शरीर की पीड़ा और मन की पीड़ा एक दूसरे को बढ़ाने लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत एक वैकल्पिक रास्ता सुझाता है, एक अलग नजरिया, जो उन्होंने शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के साथ काम करने वाले केंद्र से सीखा। हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक है और शायद थोड़ा अप्रत्याशित भी है। कैसे? उन बच्चों और उनके साथ काम करने वालों ने सिखाया कि जब हम बीमार या किसी तरह से अक्षम महसूस कर रहे हों, तब भी हमारे पास एक चुनाव होता है। अच्छा, क्या चुनाव? हम अपना सारा ध्यान अपने शरीर और उसकी बीमारियों पर केंद्रित रखने के बजाय उसे हटाकर दूसरों की मदद करने या उनकी सेवा करने पर केंद्रित करने का चुनाव कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अपनी तकलीफ में दूसरों की मदद, जब हम खुद ही ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए कुछ कैसे करें? पर स्रोत का अनुभव क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का अनुभव और उन लोगों का अनुभव जिन्होंने इसे आजमाया है, यही बताता है कि ये काम करता है। जैसे ही हम ईमानदारी से अपना ध्यान किसी और की जरूरत या उसकी मदद करने पर लगाते हैं, तो क्या होता है? हम जादुई रूप से खुद को बीमार या दर्द में महसूस करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी शारीरिक रूप से तुरंत गायब हो जाती है, पर हमारा अनुभव बदल जाता है। अनुभव बदल जाता है? हाँ, हमारा फोकस शरीर की सीमाओं से हटकर सेवा की संभावनाओं पर चला जाता है। वाह, यह विचार के देना ही पाना है, इस तरह से भी काम करता है। मैंने पहले कभी बीमारी के संदर्भ में ऐसे नहीं सोचा था। तो क्या यही मतलब है उस कथन का? हाँ, यह उस कथन का एक बहुत गहरा व्यावहारिक पहलू है। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए कुछ देते हैं, चाहे वो हमारा समय हो, ध्यान हो, सहानुभूति हो या कोई छोटी सी सेवा, तो बदले में हमें अपनी तकलीफों से एक तरह की मानसिक मुक्ति मिलती है। अच्छा। एक उद्देश्य की भावना मिलती है और अक्सर गहरी आंतरिक शांति मिलती है। हमारा ध्यान अपनी कमी या दर्द से हटकर दूसरों की जरूरत पर चला जाता है और इसी प्रक्रिया में हम खुद को ज्यादा पूर्ण और कम लाचार महसूस करने लगते हैं। ये दोनों उदाहरण माँ के साथ रिश्ते का और बीमारी की स्थिति का ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल लगने वाली परिस्थितियों में भी शांति का चुनाव करना संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर हम अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार और इच्छुक हों। बिल्कुल। ये इच्छा और तैयारी ही पहला कदम है। और इस चुनाव को याद रखने और अभ्यास में लाने के लिए पाठ हमें एक और सहायक वाक्य देता है। कौन सा? जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं, खासकर जब हम खुद को डरावा, चिंतित या बिखरावा महसूस करें। हाँ, वो वाक्य है, मैं डर के बिखराव के बजाय शांति की एकता को देखने का चुनाव करता हूँ। ये पहले वाले वाक्य का एक विस्तार है ना? हाँ, बिल्कुल, जो डर की जगह शांति और बिखराव की जगह एकता को चुनने पर जोर देता है। स्रोत सुझाव देता है कि इस वाक्य का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है जब भी हमें लगे कि हमारी शांति किसी बाहरी चीज या किसी व्यक्ति या किसी विचार की वजह से भंग हो रही है। ये फिर से हमें याद दिलाता है कि देखने का तरीका, हमारा नजरिया, वो हमारे हाथ में है। हम बाहरी दुनिया के शिकार नहीं हैं, नहीं, बल्कि अपने आंतरिक अनुभव के निर्माता हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस सारी चर्चा का सार निकालें, उसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची और स्थायी शांति वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। शांति एक आंतरिक अवस्था है और ये एक आंतरिक चुनाव का परिणाम है। हम अपनी धारणा को, दुनिया को देखने के अपने नजरिए को सक्रिय रूप से बदल कर इसे चुन सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। हाँ, ये जिम्मेदारी लेने जैसा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वर्तमान क्षण में जीने का महत्व। अच्छा,
अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इसी पल में मौजूद रहने का अभ्यास करना, क्योंकि शांति का अनुभव वो केवल अब में ही हो सकता है। सही। बिल्कुल। और तीसरा, जैसा कि दूसरे उदाहरण ने दिखाया, अपना ध्यान सिर्फ अपनी समस्याओं और ज़रूरतों पर केंद्रित रखने के बजाय दूसरों की मदद या सेवा पर केंद्रित करने में भी एक अद्भुत शक्ति है। देना ही पाना है। हाँ, देना ही पाना है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और शायद आध्यात्मिक सत्य भी हो सकता है। सही कहा। ये सब मिलकर हमें अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने और शांति को भाग्य या संयोग की बात मानने के बजाय एक सचेत विकल्प के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं। ये एक सतत अभ्यास है, कोई एक बार का समाधान नहीं है। रोजमर्रा की छोटी बड़ी बातों में इसे याद रखना और लागू करना, वही कुंजी है। अब इस चर्चा के अंत में एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद श्रोता आगे और सोच विचार कर सकते हैं। श्रोता ने हमें इस अभ्यास की शक्ति दिखाई है इन उदाहरणों के जरिए। हाँ, कौन सा विचार? विचार ये है कि यदि कोई व्यक्ति वाकई इसे अपना ले और लगातार दिन प्रतिदिन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हर बार सचेत रूप से इसकी जगह शांति देखने का चुनाव करें, तो उसके जीवन के समग्र अनुभव में कैसा और कितना गहरा बदलाव आ सकता है। गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं को शांत करने तक ही सीमित रहेगा, या इसका असर उसके रिश्तों पर, उसके काम करने के तरीके पर, स्वास्थ्य पर और दुनिया को देखने के उसके पूरे नजरिए पर पड़ेगा? ये अभ्यास व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर हमारे आसपास की दुनिया पर कैसे असर डाल सकता है? ये वाकई एक गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस साधारण से दिखने वाले वाक्य या अभ्यास में कितनी कितनी परिवर्तनकारी शक्ति छिपी हो सकती है अगर इसे लगातार ईमानदारी से और साहस के साथ अपनाया जाए। शायद ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति का ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का भी रास्ता हो सकता है। ये निश्चित रूप से आगे विचार करने योग्य है।